नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ, एआरओ, एपीएस और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टॉपिक पढ़ेंगे जलवायु। और यह जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे एक-एक करके कि इसके बारे में क्या-क्या तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से आप जो है अपने एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन को देख सकेंगे। और यह टॉपिक बहुत छोटा सा ही है, कम से कम 15-20 मिनट का टॉपिक है, जिसमें से आपको 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जलवायु पढ़ने से आपको जो है कि उत्तर प्रदेश की मृदा और उत्तर प्रदेश की नदियाँ और ओवरऑल उत्तर प्रदेश को समझने में एक जो है आपको मदद मिलेगी। तो अन्य टॉपिक इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जलवायु टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, लेकिन इससे आप अन्य टॉपिक भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि किस क्षेत्र में ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो अगर आपको वहाँ की क्लाइमेट पता है, तो आप बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में कृषि ज़्यादा होगी, किस क्षेत्र में मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए हम इन्हीं सब के बारे में देखेंगे और एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो सबसे पहले आपको याद रखने की बात यही है कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी भी है। जगह-जगह पे अच्छी वर्षा भी होती है, जिससे कि खेती होती है। और ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि यूपी जो है कृषि प्रधान राज्य है, तो मानसूनी होगी तभी कृषि होगा। तो उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी है। अब राज्य में जो औसत तापमान है, तो याद रखिए कि 10 डिग्री से 18 डिग्री रहता है जनवरी में, और मई जून में जो है यह 30 से 40-43 के आसपास पहुंच जाता है। तो याद रखिए कि यहाँ का टेम्परेचर जो है जनवरी में 10 रहता है और गर्मी में लगभग 43 डिग्री सेल्सियस जाता है। यह गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार बताया गया है, यह मनमर्जी नहीं है। यह सरकार बताई है कि इतना टेम्परेचर यहाँ रहता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो वर्षा जो है कम होती जाती है। अगर यूपी के आप जो है ईस्ट साइड से बलिया से होते हुए अगर यूपी के वेस्ट मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद जाएंगे तो वर्षा जो की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो याद रखिएगा, राज्य में लगभग 90% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो याद रखिए आप कि यहाँ जो वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून से। तो याद रखिए इस बात को, जो कि जून और सितंबर तक होती है। तो वर्षा का मुख्य टाइम क्या है? जून से सितंबर। वर्षा के इन 4 महीनों में होने के कारण जो है बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, और जगह-जगह पर आप देखेंगे पानी के जमाव के कारण बाढ़ की समस्या हो जाती है। नदियों में पानी का स्तर जो होता है, जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि नदियों के आस-पास वाले क्षेत्रों में, जैसे अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद में जो प्रयागराज के आस-पास जो क्षेत्र है, बघाड़ा और ये जो चुंगी के आसपास क्षेत्र में है, यहाँ सितंबर अक्टूबर में स्टूडेंट जो है रूम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जो है लॉज में पानी घुस जाता है। तो ये सारी समस्या आप वाकिफ होंगे, परंतु जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्सों में फसल, जनजीवन व भारी संपत्ति की नुकसानी होती है। तो भाई अगर बाढ़ आएगा तो फसल जो होगा, जनजीवन अस्त व्यस्त होगा और संपत्ति का नुकसान होगा। मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा पड़ता है व फसल का नुकसान होता है। तो एक पहला पक्ष है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, दूसरा पक्ष है कि कभी-कभी सूखा पड़ता है तो फसल बर्बाद भी हो जाती है। तो आपको पता है कि फसल तो बाढ़ आएगा तो भी बर्बाद होंगे, सूखा आएगा तो भी। अब आगे देखिए, भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विशेषताएं पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं। तो जलवायु संबंधी यहाँ पर विषमताएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो आप ध्यान रखिए कि जलवायु जो है यहाँ की उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भी है और उपोष्ण कटिबंधीय जो है उस उपोष्ण कटिबंधीय भी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो इस बात को समझिए कि दो बातें क्या कह रहा है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश की यह क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु है, कृषि जलवायु है, जिसको कई भागों में बांटा गया है। तो आप पहली बात तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु में बांटा गया है। तो देखिए, आप यहाँ की जलवायु देखेंगे तो
अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि यूपी को 9 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ की उपोष्ण भी है, अर्ध शुष्क भी है और समशीतोष्ण भी है, तो कई सारी है। आप ये देखेंगे कि उपोष्ण भी है और शुष्क भी है और समशीतोष्ण भी है। तो वही बात ये कह रहा है कि यहाँ उपोष्ण कटिबंधी भी है और उष्णकटिबंधी भी है। इसके तराई क्षेत्रों में नमी रहती है। तराई क्षेत्र कौन से हो गए? तो आप देखिए, ये है यूपी के तराई क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र, जिसमें कि आप देखेंगे ये तराई क्षेत्र, तो इसमें देखिए सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद जो उत्तराखंड से सटे हैं, नेपाल से सटे हैं, वो होते हैं तराई क्षेत्र, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जनरली आप देखेंगे कि नमी रहता है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है रिवर सिस्टम से ढका है, तो यहाँ बराबर जो है नदियों में पानी की वजह से नमी रहती है। और वहीं अगर दक्षिणी पठारों की बात करें तो यहाँ जो है नमी का अभाव है। तो दक्षिणी क्षेत्र जैसे ये वाले हो गए, इसको बुंदेलखंड कहते हैं, तो बुंदेलखंड वाले, बुंदेलखंड, तो ये वाले क्षेत्र है, यहाँ नमी का अभाव रहता है क्योंकि ये पठारी है। तो वही बातें कह रहा है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ क्या होता है कि नमी का अभाव हो जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करने के लिए यहाँ की जलवायु को सामान्यतः 3 ऋतुओं में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, और सीजन में अगर कहें तो सीजन 4 भागों में बांटा गया है: जाड़ा, गर्मी, बरसात और बरसात लौटने का टाइम। और यहाँ की जो कृषि जलवायु है 9 भागों में बांटा गया है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, जलवायु के आधार पर ऋतुएं कितनी है? 3 है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये तो आप जानते ही होंगे। अब चलिए हम उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में कैसा जलवायु परिवर्तन होता है या कैसा जलवायु रहता है, उनके बारे में देख लेते हैं हम। देखिए, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का आरंभ नवंबर माह में होता है। जाड़ा, अभी जैसे कि इस टाइम शीत ऋतु चल रहा है, तो ये शीत ऋतु कब स्टार्ट हुआ था? अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के प्रारंभिक माह से जो है कि शुरू हो गया था, और लेकर ये जो है नवंबर माह से लेकर फरवरी तक चलता है। तो अंत कब होता है? फरवरी में, और जो है मार्च तक एकदम खत्म हो जाता है। तो इस प्रदेश का जो है सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी। तो यह क्वेश्चन जो है एक बार यूपी पीसीएस में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी है। अगर आप देख सकते हैं नवंबर से कोई चीज़ फरवरी में स्टार्ट होता है, तो इन जो है 4 महीनों का औसत लेंगे तो उसमें जनवरी ही जो आएगा पीक पर। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर कम होता रहता है। तो शीत ऋतु में अगर आप देखेंगे तो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर कम होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। इसी कारण प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी जिलों में, नॉर्थ वेस्ट जिलों में जो है अन्य भागों की तुलना में औसत तापमान सर्वाधिक कम रहता है। तो नॉर्थ वेस्ट जिला कौन सा हो गया? तो देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। तो इधर का तापमान जो होता है जनरली जाड़े में कम रहता है, और इधर के क्षेत्र में तापमान जो होता है ज्यादा रहता है। अब देखिए, दक्षिण के पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक औसत तापमान जो होता है, सर्वाधिक जो होता है अधिकतम औसत तापमान, वो 28 डिग्री जो होता है लगभग होता है, और न्यूनतम तापमान जो होता है वो 13 डिग्री होता है। जबकि प्रदेश के मैदानी भागों में, तो देखिए ये जो है पहाड़ी और पठारी भागों की बात कर रहा है, तो ये सब जो दक्षिण के भाग हैं अगर इसको बांट दें, तो अगर एक लाइन ऐसे खींचे तो ऊपर, तो इसको जो है मैदानी भाग कहेंगे, मैदानी, और इसको पठारी भाग। तो देखिए कह रहा है कि जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में औसत तापमान अधिकतम 28 रहता है, न्यूनतम 13। तो इधर जो है अधिकतम तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम जो है 13 डिग्री सेल्सियस। अब फिर कह रहा है कि अगर यहीं आप मैदानी भागों में आएंगे तो यहाँ का अधिकतम औसत तापमान जो है 27 पहुंच जाएगा, और न्यूनतम कितना? 11। तो कह रहा है कि अधिकतम यहाँ पर 27 रहता है और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि शीतकालीन
मानसूनी पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं शीतकालीन मानसूनी पवनें, इसी कारण इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। देखिए, वर्षा कम होने का कारण इन पवनों में नमी का अभाव है। तो वर्षा क्यों जो होता है कि कम होता है मानसूनी पवनों में? क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि नमी का अभाव होता है। जाड़े में पता है कि आपको टेम्परेचर जो है लो हो जाता है, तो इसलिए इसमें जो है पवनों में शुष्कता आ जाती है, नमी कम होती है। वहीं बादलों में घर्षण होने के कारण इन पवनों का ताप जो होता है बढ़ जाता है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती। भूमध्य सागर की तरफ से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ, इसको पश्चिमी विक्षोभ को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, की एक शाखा फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती है। तो आपने देखा होगा कि ये बातें शीतकाल की हो रही है, जनवरी फरवरी में, नवंबर में। तो नवंबर दिसंबर में और जनवरी में यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ थोड़ी बहुत हल्का हल्का बूंदाबांदी होता है। तो वो क्यों होता है? यह होता है जो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से एक पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं चलती हैं और फारस की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत वर्षा कराती हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है जाड़े की वर्षा इसे कहते हैं। तो कहाँ होती है? आप याद रखिए कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाड़े की वर्षा भी होती है। वर्षा जनरली मानसून में होता है, मतलब गर्मी के लास्ट में और जुलाई अगस्त में, लेकिन यहाँ जनवरी फरवरी में भी वर्षा हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ये बातें आप याद रखिए। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है और यूपी पीसीएस में भी फैक्चुअल टाइप से पूछा जा चुका है। यह वर्षा जो है रबी फसल के लिए विशेष लाभप्रद है और इस टाइम जो होता है गेहूं की फसल होती है। तो इसके लिए जो होता है ये लाभकारी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि गेहूं में जो है तापमान अधिक चाहिए होता है, लेकिन जो है जल कम चाहिए होता है। तो यह कम जो है इतना बहुत बूंदाबांदी बहुत इसमें काम करती है। तो इसलिए यह याद रखिए कि यह जो बारिश है यह रबी की फसल के लिए लाभप्रद है। कभी कभी चक्रवाती वर्षा के साथ साथ ओले भी पड़ते हैं, तो ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में। तो देखिए, शीत ऋतु में सबसे कम वर्षा जो है झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिले में जो है 5 से 7 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो यह कौन सा क्षेत्र है? ये वाले झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और ललितपुर पठारी भागों में, दक्षिणी या पठारी भागों में। अब चलिए हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। अभी तक तो हमने शीत ऋतु की बात कर ली कि यहाँ थोड़ा बहुत बारिश भी हो जाता है और दक्षिणी क्षेत्रों में एकदम नहीं होता, बहुत कम होता है। पश्चिमी क्षेत्रों में काम भर की बारिश होती है जो कि फसल के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ का टेम्परेचर हमने टेम्परेचर देखा कि मैदानी भागों में जाड़े में 27 पहुँच जाती है और हाईएस्ट जो होता है वो 27 होता है, लोअर जो होता है 11, और पठारी भागों में लगभग इसी के आसपास रहता है। लेकिन अगर पठारी भागों का कंपेयर में मैदानी भागों में बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है हल्का सामान्य रहता है। अब चलिए हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में, लगभग खत्म होता है जून तक, तो रहता है 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो है औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? 36 से 39, और न्यूनतम कितना रहता है? 21 से 23। तो याद रखिए कि 39 से जो होता है 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर रहता है। कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट होने के कारण प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो अब इस पिक्चर में देखिए, आपको पता है कि कर्क रेखा कहीं नीचे से गुजरती है, इसी के आसपास से यूपी से गुजरती है। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होने के कारण जो है यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। और जाहिर है कि ये पठारी क्षेत्र हैं तो यहाँ पर पहाड़ होते हैं, तो यहाँ की जो है भूमि ऐसी होने के कारण यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि दिन के टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रात के टाइम में टेम्परेचर गिर जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर औसत तापमान जो है सर्वाधिक होता है किधर, बुंदेलखंड में। शुष्क हवाओं से समुद्री हवाओं में मिलने के कारण लगभग 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और तूफान चलते हैं, जिसको गर्मियों में हम लोग लू कहते हैं। तो शुष्क हवाएं चलती हैं, इसको हम लोग लू कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि गर्मियों में जो चलने वाली हवाएं होती हैं उसे यूपी में क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। और यह दोपहर के टाइम में आपने एक्सपीरियंस किया होगा। सबसे कम गर्मी जो होता है बरेली जिले में होती है, और सबसे अधिक जो होता है आगरा झांसी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिए कि सबसे कम गर्मी कहाँ होता है, बरेली में, और सबसे अधिक कहाँ होगा, आगरा झांसी में। तो आप मैप में एक बार समझिए। तो देखिए सबसे कम गर्मी कहाँ होगा, बरेली में। बरेली कहाँ है, यहाँ। आपको पता है कि बरेली जो है उत्तराखंड के आसपास जो है स्थित है, और झांसी कहाँ है, तो आप देखेंगे साउथ में। तो अभी हमने बताया कि जो है कर्क रेखा के पास होने के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और यह दूर है तो यहाँ कम पड़ेगी। और यह उत्तराखंड से सटा हुआ है तो इधर ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी बहुत चलती हैं, जो है ये हिमालयी भाग है। अब देखिए प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत वर्षा जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रहती है। अब चलिए दोस्तों हम जो है वर्षा ऋतु को स्टार्ट करते हैं। अब हमने अभी तक पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु पढ़ लिया, हमने देखा कि टेम्परेचर जो होता है अधिकतम 48 तक जाता है और न्यूनतम 23 डिग्री रहता है अप्रैल मई जून में। और दोनों की बुंदेलखंड सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है 110-15 के स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं, जिसको हम लू कहते हैं। और बरेली सबसे गर्म है, और आगरा और झांसी सबसे ज़्यादा। बरेली सबसे कम गर्म है और सबसे अधिक गर्म है आगरा और झांसी। और यहाँ जो है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा स्टार्ट होने वाली होती है तो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ से अब बारिश जो है स्टार्ट हो गई तो ये जो है स्तर बढ़ेगा। तो चलिए हम बारिश कराते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून महीने के अंतिम सप्ताह से। तो हमने देखा कि जून महीने में यहाँ गर्मी खत्म हो रही है, और जो है प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। तो अक्टूबर के बाद अभी हमने शीत ऋतु में देखा कि नवंबर से जो है वो ठंडी स्टार्ट हो रही है। तो जून से चलती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में समाप्त होती है। तो लगभग वर्षा देखिए आप 5 महीने तक रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है जुलाई और अगस्त सप्ताह में होती है। तो जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए वर्षा ऋतु के समय बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून जैसे ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसे स्थानीय भाषा में पूर्वा के नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा कि पूर्वी हवाएं, पूर्वा, आपने अगर गांव में एक वर्ड सुना होगा कि पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवा चल रही है तो इससे क्या होगा कि बारिश होगा। तो पूर्वी हवाओं से जो है बारिश होती है। तो ये बात याद रखिए कि कौन सी हवाओं से बारिश होती है, तो पूर्वी। तो यहाँ आपको अपना दिमाग लगा कि ये समझना है कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा कि पूर्वी पश्चिमी कौन सी हवा से उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, तो पूर्वी हवाएं से। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से होता है। तो प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश कौन सी दिशा से, पूर्व और दक्षिण पूर्व से। और अभी हमने कहा बंगाल की खाड़ी में। तो हवा जो है, अगर ये आप समझ लीजिए एक मैप भारत का, तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो हवाएं जो है कि दक्षिण पूर्व से चलती हैं, और पूर्वी की तरफ से यूपी जो है यहाँ है, तो पूरब से यहाँ आती है, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए। प्रदेश में संपूर्ण वर्षा का लगभग 75 से 85% वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होता है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्रों में होता है। तो पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्रों में होता है। अब देखिए तराई क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि देखिए ये जो है तराई क्षेत्र, अभी हमने देखा, ये देखिए पहला है तराई, तो ये तराई है। यहाँ का मौसम कैसा है, उपोष्ण। तो सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्रों में होती है, तराई क्षेत्रों में। क्यों होती है,
कि यहाँ से अगर पवनें आती हैं तो दक्षिण जो है पूर्वी मानसून पवनें आती हैं और यहाँ हिमालय की तलहटी होती है, इससे टकराती है तो इन क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में क्रमशः चक्रवाती और संवहनी हवाएं चलती हैं। तो आपको पता होगा कि शीतकाल में चक्रवात आता है और ग्रीष्म में जो होता है संवहनी हवाएं चलती हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का भाग सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है और आप देखे होंगे सर्वाधिक बाढ़ से। तो पूर्वांचल क्षेत्र कौन सा है? तो आप देखिए, अब ये वाले जो क्षेत्र हो गए, ये वाले कौन से क्षेत्र हैं? पूर्वांचल। बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, ये क्या है कि पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं ये सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से पहली बात तो मानसून इधर ही से प्रवेश करता है और यहाँ नदियों का विस्तार बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा नदियां हैं। तो ये नदियां जो है ऊपर हिमालय से टकराती हैं तो खूब भारी मात्रा में वर्षा जल लेकर आती हैं, नीचे लेके आती है। तो ये क्षेत्र में क्या है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा। अब प्रदेश में वर्षा ऋतु का अधिकतम औसत तापमान जो है वो 32 से 34 रहता है, वहीं जो है इस समय औसत न्यूनतम तापमान 25 रहता है। तो वर्षा ऋतु में जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री से 25 डिग्री रहता है। अब देखिए, साथ ही साथ प्रदेश का जो औसत दैनिक तापांतर है वो 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहता है। अब दैनिक तापांतर क्या होता है? तो दैनिक तापांतर दिन के ताप के अंतर को कहते हैं। दिन के जो ताप का अंतर है, जैसे कि मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है तो आपका टेम्परेचर जो है 23 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब सूर्यास्त होते होते यह टेम्परेचर जो है 7-8 डिग्री बढ़ के जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो इसको दिन का तापांतर कहते हैं। तो दिन का तापांतर लगभग इतना होता है, अंतर होता है, इसको ताप का अंतर कहते हैं। अब देखिए, प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 184 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है 55 सेंटीमीटर। तो मथुरा वाला क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है कि यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है। और अभी हमने देखा, अगर हम इसके अगर क्लाइमेट या डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो मथुरा में हमने अभी पहले ही देखा कि जो ये पठारी क्षेत्र है, पठारी और पश्चिमी, इधर वर्षा कम होती है पठारी क्षेत्रों में। तो मथुरा, इटावा, जालौन, इधर आप देखेंगे वर्षा कम होगी, मथुरा, आगरा में वर्षा कम होगी। तो वही बात है, और गोरखपुर में सर्वाधिक होगी। और अभी हमने देखा, ये देखिए गोरखपुर यहाँ है, तो हमने देखा कि मानसून जब इधर से लेती है तो इन क्षेत्रों में जो है बाढ़ खूब आता है, तो वर्षा खूब हो रही है तभी तो बाढ़ आ रहा है। प्रदेश में गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि जो है 56 दिन रहती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अवधि देखिए एकदम इसके लगभग आधा, 32 दिन। तो याद रखिए, वर्षा ऋतु के समय प्रदेश की नदियों में अधिक से अधिक प्रवाह मानसून के दौरान ही बना रहता है। अब चलिए हम वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो हमने अभी ऋतुओं के आधार पर देखा तो 3 प्रकार, वर्षा के आधार पर तो देखिए वर्षा के आधार पर ये जलवायु का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, आर्द्र एवं उपोष्ण और उपाद्र एवं उष्ण। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। तो सामान्यतः उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधी और मानसूनी है, अर्थात समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधी एवं उपोष्ण मानसूनी, जैसा कि हमने पहले ही देखा। प्रोफेसर स्ट्राम और काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत के जलवायु का विभाजन किया है। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु 2 प्रकार की है। अब इन 2 प्रकार में भी देखिए कुछ सब प्रकार है, उप प्रकार। देखिए आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब मैप में आप देखिए, मैप बहुत गंदा हो गया है, दूसरा मैप देखिए। ये जो तराई क्षेत्र है, तराई और पूर्वी, ये कैसे है? आर्द्र और उष्ण है। और उपाद्र और
उष्ण क्षेत्र कौन से हैं? मध्यवर्ती मैदानी, पश्चिमी और बुंदेलखंड। अब बाकी के इन क्षेत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तराई और पूर्वी को, तो इधर के जो क्षेत्र बचे हैं मध्यवर्ती हो गए और बुंदेलखंडी और पश्चिमी, ये सब कैसे हैं? उपाद्र एवं उष्ण क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा। अब चलिए हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तराई, पश्चिमी, ये सब जो पांचों प्रकार है। मेन जो दो प्रकार है आप याद रखिएगा कि वर्षा के आधार पर तो दो प्रकार से बांटा गया है, इनके अंदर भी दो दो तीन तीन प्रकार है। तो देखिए आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है वार्षिक जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, तथा जनवरी माह में औसत तापमान 18 होता है और जुलाई में यह 30 हो जाता है। अब इसके अंदर जो है हम तराई को पढ़ते हैं पहला। अब अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र है, यह सर्वाधिक नमी वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई, क्योंकि ये नदियों का क्षेत्र है जहाँ घने वन और विभिन्न प्रकार की वन्य जीव पाए जाते हैं। तो देखिए घने वन आपको पता है कि ये जो तराई क्षेत्र है पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, लखीमपुरी, और यहाँ पर हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा, किशनगंज, कतरनिया घाट, तो ये सारे इधर पार्क हैं। तो पार्क है तो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ खूब है। तो ज्यादातर 3-3-4 पार्क तो यहीं पर रहते, इसीलिए करा वन्यजीव और घने वन पाए जाते हैं। तराई क्षेत्रों में औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। तराई क्षेत्रों में याद रखें कि जो वर्षा है 150 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में जनवरी में औसत तापमान 18 होता है, जुलाई में 30, जो कि हमने देखा। तराई क्षेत्रों के अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अभी हमने ये सब देखा, और ये सब हो गए। तराई के और पूर्वी के क्षेत्र हो गया गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, ये सब जिले हो गए। तो तराई क्षेत्रों में कौन कौन से? एक तराई वाले क्षेत्र आ गए प्लस पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा जो है 100 से 150 यहाँ भी लगभग हो रही है, किंतु पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर जो वर्षा है निरंतर कम होती जाती है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, इधर जो है कुशीनगर से अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे गोंडा, बहराइच की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्षा में कमी होगी। हम देखिए पूर्व से जो है देवरिया से इधर जाएंगे गोंडा, बहराइच, सीतापुर, तो वर्षा कम होती जाएगी। अभी हमने देखा कि इधर जो मध्य वाला क्षेत्र है वर्षा कम होती है। अब चलिए उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में वर्षा जो है देखिए 65 से 100 सेंटीमीटर हो रहा है। ऊपर कहाँ हो रहा था? कितना? 100 से 150 तराई में, और यहाँ कितना हो रहा है? 65 से 100। वर्षा के आधार पर इस क्षेत्रों को 3 उप विभागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? मध्यवर्ती है, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा बुंदेलखंडी। अब हम इनमें से पहला देखते हैं मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों के बारे में। तो देखिए इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो निरंतर बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। तो अभी हमने देखा कि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटेगी। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां और लू चलती है। इन क्षेत्रों में प्रयागराज आता है, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बरेली, सुल्तानपुर, दक्षिणी शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी किस में आती है? तो याद रखिए मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आती है। और ओवरऑल पूछा जाए तो उपाद्र उष्ण जलवायु, तो एटलीस्ट लखनऊ तो आप याद रखिए। अब चलिए आगे पश्चिमी मैदानी भागों में पढ़ते हैं। तो इसमें वार्षिक जो वर्षा होता है 60 से 80 होता है, और ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्रों में तापमान कम रहता है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत तापमान जो होता है 12 से 14 होता है, और शीत ऋतु में कहीं कहीं वर्षा भी होती है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भागों में तो वर्षा होती ही है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, जो है कि भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से।
अब पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, और दक्षिण पश्चिमी भाग बुलंदशहर, बदायूं, एटा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और मैनपुरी, ये सब जिले आते हैं। अब देखिए बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो होता है 80 से 100। तो ओवरऑल आपको वर्षा यही याद रखना है कि उपाद्र में क्या होता है कि 65 से 100। वर्षा की मात्रा क्रमशः अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो निरंतर कम होती जाएगी। इसमें गर्मी में तापमान जो होता है 40 से 45 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्षेत्र आप ध्यान रखिए कि ये वाले बुंदेलखंड है और ये पूरा पठारी है। तो गर्मी में यह पठार के होने की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, देख रहे हैं 40 से 45। और वहीं शीत ऋतु में एकदम कम हो जाता है 18 से 19। सर्वाधिक वर्षा इस प्रदेश में अगर बुंदेलखंड में, तो सर्वाधिक वर्षा बांदा में होती है 104 सेंटीमीटर। बांदा जिले का तापमान 1987 में रिकॉर्ड किया गया था गर्मी में 49 डिग्री। और इस क्षेत्र में जो है जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इटावा और दक्षिण के प्रयागराज आते हैं। अब आगे देखिए प्रदेश में जलवायु का प्रभाव क्या पड़ता है। अब हम लोगों ने तो जलवायु पढ़ लिया, दोनों प्रकार का, वर्षा में जलवायु और नॉर्मल जो ऋतुएं हैं। अब इसका प्रभाव क्या है, तो देखिए तो प्रभाव आपको पता है लगभग बाढ़ या सूखा यही प्रभाव होगा। तो इससे प्रभाव और इससे नुकसान देखते हैं। तो देखिए प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा कृषि के लिए मुख्य आधार का कार्य करती है। मुख्य आधार का कार्य करती है। प्रदेश में वर्षा केवल 3-4 महीने तक होती है। तो हमने देखा कि प्रदेश में वर्षा केवल 3-4 महीने होती है। कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अक्टूबर तक। शेष महीने में मौसम जो है सामान्यतः शुष्क बना रहता है, जिससे सिंचाई के लिए अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वहीं किसी वर्ष जो है वर्षा कम होने के कारण सूखा पड़ जाता है, तो किसी वर्ष वर्षा अधिक होने से बाढ़ आ जाता है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 240 लाख हेक्टेयर का लगभग 73 लाख हेक्टेयर भूभाग जो है बाढ़ से प्रभावित है। तो बाढ़ से प्रभावित भाग को आप याद रखिए कि यूपी में जो 73 लाख हेक्टेयर भूमि है यह बाढ़ से प्रभावित है। यह दोस्तों आप याद रखिए। तो दोस्तों अब चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो निचोड़। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से किसमें आता है, तो हमने देखा उपोष्णकटिबंधीय। प्रदेश की जलवायु का प्रकार कैसा है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु ध्यान रखिए कि उपोष्णकटिबंधीय है। और यह जो है प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। हमने देखा कि ये इसी का तो भाग है। प्रदेश की जलवायु में विषमता का कारण क्या है, धरातलीय विषमताएं, समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां, जैसे तराई क्षेत्रों की ऊंचाई अलग है, पठारी क्षेत्रों की अलग है, और बुंदेलखंड की, पठारी की, मध्य क्षेत्र की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इनकी जो है कि जलवायु में विषमता इसलिए पाई जा रही है कि उच्चावच जो है वो ऊपर नीचे है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून जो है उसको पूर्वा कहते हैं हम लोग, पूर्वा हवाएं। प्रदेश में पूरे वर्ष जो है वर्षा लगभग 70 से 85% भाग होता है पूर्वा से। तो जो यूपी में वर्षा होती है 85% वो पूर्वी हवाओं से होती है। पूर्वा मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी तराई क्षेत्रों में। हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी से उठता है तो यूपी को बलिया, बनारस, मऊ में सबसे पहले वर्षा होती है। अब देखिए प्रदेश में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, तो 84 सेंटीमीटर। तो जो है 84 सेंटीमीटर होता है वार्षिक वर्षा। प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितना होता है, 91 सेंटीमीटर। प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड में रिकॉर्ड किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान का कारण क्या है, कर्क रेखा से सर्वाधिक निकटता। तो दोस्तों याद रखिए ये बातें आप। अब चलिए दोस्तों हम कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देख लेते हैं। इस टॉपिक से हमारे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उसको हम एड ऑन कर लेते हैं।
हमने ऊपर तो पढ़ा, ये हमारा एड ऑन है। तो देखिए नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। तो पढ़िए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये कथन कह रहा है। अब कारण क्या कह रहा है? अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमेशा दोनों पहले पढ़िए, कथन भी पढ़िए और कारण भी पढ़िए, तब आप निष्कर्ष निकालिए। तो देखिए कह रहा है कि कथन क्या है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति हाल के दिनों में बढ़ी है। हाल के वर्षों में, तो अब कारण पढ़िए, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो यह बात तो सही है कि खनन कार्य बढ़ा है और इसकी वजह से भूस्खलन बढ़ा है। आपको पता है खनन से ही तो भूस्खलन बढ़ता है। तो इसका कथन ये सही है, ए और आर दोनों सही है। जो आर है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हरित प्रभाव के अभाव से भू सतह का तापमान होगा। अगर हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से खत्म हो जाए तो यहाँ का जो है भू सतह का तापमान कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी पे गर्मी है, जो एक रहने लायक टेम्परेचर है, वो है ही ग्रीन हाउस गैस की वजह से। अब ग्रीन हाउस गैस में टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पे ना होता तो हमारा टेम्परेचर रहने लायक नहीं होता। कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। आगे देखिए, समुदायों का पूर्वक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, क्या कहलाता है? इसे शियर कहते हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, पर्यटकीय जिसको सस्टेनेबल कहते हैं, तो सस्टेनेबल पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं कि इसका जो है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, ऐसा गलत है। सस्टेनेबल का तो मतलब ये बिल्कुल नहीं है। बड़े पैमाने पर पर्यटन एवं लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रतिबंध, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। सांस्कृतिक अखंडता, ठीक है। पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण पर प्रबंध करना, तो जो है ये भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आगे, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये बेनेट द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड, पहला ही नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन भी है, ओजोन भी है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो इनमें से कौन सा एक जो है वर्गीकरण का अंश नहीं है? किसका? पर्यावरण का। तो देखिए क्या नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक और जैविकी। भौतिक, सांस्कृतिक, जैविकी तो है, लेकिन परिचालन पर्यावरण जैसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न घटकों से होकर गुजरने वाले पोषक तत्वों को कहते हैं पारिस्थितिकी जैविक चक्र, तो इसको जैविक चक्र कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए आप कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।